हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 178 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। यानी कि प्रश्न में ही बोला गया है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123। तो चारों अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हम चारों अनुच्छेद के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करता है, मतलब अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 में। यहाँ लिख देते हैं अध्यादेश जारी किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। शॉर्ट में लिखते आप समझते चलिएगा, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 213 में क्या है, तो यहाँ भी अध्यादेश जारी किया जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो दो अनुच्छेद यहाँ पे आप देख लिए। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ये दो हो गया। अब अनुच्छेद 32 में क्या है, तो ये रीट सुने होंगे, रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रीट जारी किया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 226 में है, यहाँ भी रीट जारी किया जाएगा। लिखिए देते हैं, यहाँ भी रीट जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय के द्वारा। आई होप आप ये चारों प्रश्न को समझ गए होंगे। चारों अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अनुच्छेद 32 में है रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी हाई कोर्ट के द्वारा। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो चारों चारों अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, आर्टिकल को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था। यानी कि इब्न बतूता जब भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक गद्दी पर बैठा था, किस वंश का शासन था और उस समय उस वंश के शासक कौन थे, सभी के बारे में जानेंगे। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। जिस समय इब्न बतूता किस देश से आए थे, पहला प्रश्न, ये मोरक्को से आए थे। मोरक्को, जहाँ का नोरा फतेही, नोरा फतेही हाय गर्मी, वही नोरा फतेही मोरक्को का। तो याद रखिएगा, इब्न बतूता किस देश से आए थे, मोरक्को से। और उस समय जब भारत आए थे उस समय भारत में शासक कौन थे दिल्ली सल्तनत में, मोहम्मद बिन तुगलक। और किस वंश का शासन था, तो तुगलक वंश का था। और इब्न बतूता का बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग को, इब्न बतूता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है रेहला। तो रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, इब्न बतूता हैं। किस देश से आए थे, मोरक्को देश से आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। तो सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बथुकम्मा त्यौहार मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में बथुकम्मा त्यौहार को मनाया जाता है। हम पहले ही बोले प्रत्येक टॉपिक से आज प्रश्न होगा, जीके जीएस, स्टैटिक से, करंट अफेयर से, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा। आज के सेशन में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको करजी जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप लोग को आज के क्लास में पता चलेगा जीके जीएस को पढ़ा कैसे जाता है। तो देखिए, बथुकम्मा त्यौहार आ गया। अब बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए, बथुकम्मा एक हो गया, बोनालू, बथुकम्मा बोनालू, ये दोनों त्यौहार किस राज्य में मनाया जाएगा, तेलंगाना में। किस राज्य में, तेलंगाना में। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। बथुकम्मा और बोनालू त्यौहार को किस राज्य में मनाया जाएगा, तेलंगाना में। इसके अलावा बिहार में तो पता है कौन सा त्यौहार, छठ पर्व बिहार में मनाया जाता है। उसके बाद असम में अम्बुबाची का मेला लगता है, पता है ना। कामाख्या माता मंदिर कहाँ, असम में है। अब गुजरात के बारे में पता है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश को लगातार छठे वर्ष विश्व के सबसे खुशहाल देश के रूप में नामित किया गया है। यानी कि करंट से संबंधित प्रश्न एक लेके आए हैं। यानी कि 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल जो देश है, खुशी वाला देश, हैप्पी वाला देश, वो कौन सा रहा है लगातार छठी बार। आप सोचो इतना खुशी है उस देश में। भारत का स्थान भी जानेंगे, भारत का स्थान किस नंबर में है। और हम लोग का जो है दुश्मन हमें मतलब पाकिस्तान, वो हम लोग से ज़्यादा खुश है। आप सोच सकते हैं इस रिपोर्ट में हम लोग से ज़्यादा खुश है कौन? पाकिस्तान। तो आपको बताना खुशहाली रिपोर्ट जो 2023 में आया तो उसमें लगातार छठी बार पहले स्थान में कौन रहा है? स्विट्जरलैंड नहीं रहा, आइसलैंड भी नहीं रहा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड याद रखिएगा, फिनलैंड लगातार छठी बार सबसे खुशहाल देश रहा। भारत का स्थान 136 टोटल देश में 136 में से भारत का स्थान 126वां है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। यानी कि भारत का स्थान विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा रहा है 2023 में? तो 126वां। और सबसे पहला रैंक में कौन रहा? फिनलैंड। सबसे दुखी हुआ ना अफगानिस्तान। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे? तो ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। सलीमुल्लाह खान समय नवाब थे। तो मद्रास नहीं होगा, बम्बई नहीं होगा, सूरत नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ढाका में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। ईस्वी भी याद रखिएगा 1906 कहाँ? ढाका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी नामक दो समूह में विभाजित हो गया? यानी कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका जो विभाजन हुआ था 1907 में। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहाँ? सूरत ये है गुजरात में। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। और किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 में। उस समय इसके अध्यक्षता कौन थे, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के? तो रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। तो तीनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विभाजन पहली बार कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पे, किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। तो देखिए ऑप्शन में दिया 1907, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा जो विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में 1907 में, इन दोनों फिर मिलाप कब हुआ? दोनों फिर मिले कब? तो याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण मजूमदार। किसने किए थे? अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916। तो ऐसे भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। इसी अधिनियम में, लखनऊ अधिनियम में याद देखिए, अधिनियम थोड़े होगा, अधिवेशन होगा। लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा, जब दोनों का मतलब अलग हो गया था, मतलब बीच में पता है ना उसको तकरार, हाँ, जब अलग हो गया, अलगाव हो गया, बिछड़ गया 1907 में सूरत अधिवेशन में, तब फिर दोनों मिले कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अलग कब हुई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो दोनों अधिवेशन याद रखिएगा और उसकी अध्यक्षता भी याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार। 1925 में तो सरोजिनी नायडू कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और 1924 में गांधी जी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बेलगांव कर्नाटक। तो सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की? तो याद रखिएगा 1773 के विनियमन अधिनियम के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लिख देते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। प्रश्न में बोला गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना किया गया था किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बताइए तो दिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है रासलीला एक प्रसिद्ध नृत्य है जो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? रासलीला गुजरात में तो गरबा, गुजरात में गरबा, डांडिया, ये सभी गुजरात में है। पंजाब में
ये पंजाब कहते हैं। महाराष्ट्र में लावनी, महाराष्ट्र में लावनी किया जाता है। तमाशा, ये सभी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। पंजाब में भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा ये पंजाब का है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। रासलीला, रासलीला, उसके बाद कजरी हो गया, चिरकुला, ये सभी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, उसके अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहे जाएंगे? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। मछली पालन, कृषि, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। आप ये बात को याद रखिएगा, कृषि, उद्योग, बैंकिंग, सेवा जो आएगा ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तीनों का याद रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा गया। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का ही है। नेक्स्ट है, ओट्टम थुल्लाल और कुडियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में किया जाता है ओट्टम थुल्लाल और कुडियाट्टम नृत्य? झारखंड में तो सरहुल पर मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है सरहुल झारखंड में। केरल में, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में ही मनाया जाता है ओट्टम थुल्लाल और कुडियाट्टम। बिहार में तो अपना कौन सा नृत्य? विदेशिया नृत्य बिहार में। समा चकेबा, विदेशिया, ये सभी बिहार में। समा चकेबा, समा चकेबा विदेशिया बिहार में अपना। तमिलनाडु, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के हैं, भरतनाट्यम। ठीक है, सभी को याद रखिएगा। आगे ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी हो गया, कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, 10 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, 15 होते हैं, जो भी होते हैं, इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सटा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।